नमस्कार। आज हम भारत की आरक्षण प्रणाली पर बात कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। सवाल ये है कि क्या ये आज भी उतनी ही जरूरी है या मतलब समय के साथ इसका रूप कुछ बदला है, शायद ज्यादा राजनीतिक हो गया है? हाँ, देखिए, अब स्रोत तो ये बताते हैं कि इसकी शुरुआत बहुत ठोस वजहों से हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में सामाजिक न्याय के लिए इसकी पुरजोर वकालत की थी। बिल्कुल। खास तौर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, मतलब SC/ST के लिए। हाँ। मकसद साफ था, जो सदियों से चली आ रही थी ना, वो अस्पृश्यता, शिक्षा से दूरी, आर्थिक गुलामी, उसको तोड़ना। सही कहा। और फिर मंडल आयोग भी आया। हाँ, मंडल आयोग, उसने फिर अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBCs की पहचान की और उनके लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। और अभी हाल में 2019 में वो EWS कोटा भी जुड़ गया। हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10%। बिल्कुल। तो मतलब दायरा काफी बढ़ गया है इसका। बिल्कुल, दायरा बढ़ा है। और देखिए, स्रोतों में इसके पक्ष में आज भी काफी मजबूत तर्क मिलते हैं। जैसे एक अहम बात यह है कि ग्रामीण भारत में, आप मानेंगे नहीं, पर आज भी भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हाँ, वो सुनने में आता है, कहीं दलितों के लिए अलग ग्लास। बिल्कुल, अलग ग्लास, अलग रास्ते, ये सब चीजें दिखाती हैं कि वो मानसिकता अभी गई नहीं है पूरी तरह। और शिक्षा के क्षेत्र में वहां भी तो दिक्कतें होंगी। बहुत ज्यादा। सोचिए ना, वो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी जिनके माँ बाप कभी स्कूल नहीं गए, हाँ, उनके लिए वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना कितना मुश्किल होता होगा। माहौल ही नहीं होता घर में। सही बात है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि नौकरियों में कभी-कभी सिर्फ सरनेम देखकर, हाँ, उपनाम देखकर एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के मामले भी सामने आए हैं। ये पूर्वाग्रह दिखाता है। और जब हम वो हाथरस या ऊना जैसी घटनाएं देखते हैं, जाति के नाम पर हिंसा। बिल्कुल, वो चीख चीख कर कहती हैं कि जाति व्यवस्था सिर्फ किताबों में नहीं है, वो जमीन पर मौजूद है और बहुत क्रूर तरीके से मौजूद है। तो बेसिक तर्क यही बनता है कि भाई, अगर रेस की स्टार्टिंग लाइन ही सबके लिए बराबर नहीं है, तो फिर फिनिश लाइन पर नतीजा निष्पक्ष कैसे हो सकता है? ये बात तो ठीक है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। स्रोतों में इसकी आलोचना भी होती होगी। हाँ, बिल्कुल होती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो बार बार उठता है, वो है क्रीमी लेयर का। अच्छा, यानी आरक्षित श्रेणियों के अंदर ही जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं, क्या वो इस व्यवस्था का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं? और जो असल में जरूरतमंद है, वो शायद पीछे रह जाते हैं। एग्जैक्टली। ये एक बड़ी चिंता है कि लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। और एक बात और, सामान्य श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं, उनकी भी शिकायतें होती हैं कट ऑफ को लेकर। हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा है। स्रोत बताते हैं कि कई बार कट ऑफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। कितना फर्क? मतलब कहीं जनरल कैटेगरी के लिए 95-99% चाहिए और उसी कॉलेज या नौकरी में आरक्षित वर्ग के लिए शायद 45-60% पर भी हो जाए। बाप रे। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या मेरिट, मतलब योग्यता, को कहीं ना कहीं सजा मिल रही है? ये सवाल उठाया जाता है। बिल्कुल। और एक और बात जो स्रोतों में मुझे दिखी कि इसका कोई एग्जिट प्लान नहीं है। हाँ। मतलब ये शुरू तो हुआ था एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर। हाँ, संविधान में भी शुरुआत में 10 साल के लिए ही था। लेकिन अब तो ये स्थायी सा हो गया है और चुनावों के आसपास तो नई नई मांगे उठने लगती हैं। बिल्कुल, गुर्जर आरक्षण, जाट आरक्षण, मराठा आरक्षण, ऐसा लगता है कि ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ, हर कुछ साल में कोई नया समूह जुड़ जाता है। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा। अच्छा, और कहाँ? अभी हाल ही में बांग्लादेश में देखिए, वहां मुक्तियोद्धा कोटा के खिलाफ कितने बड़े प्रदर्शन हुए। मुक्तियोद्धा कोटा, ये क्या था? वहां 1971 के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बच्चों और पोते पोतियों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% कोटा था। 30% काफी ज्यादा है ये तो। बहुत ज्यादा। तो वहां के युवाओं का, छात्रों का तर्क था कि भाई, लड़े हमारे बाप दादा थे, हम क्यों इसका फायदा लें? हमें नौकरी हमारी काबिलियत पर मिलनी चाहिए। तो उन्होंने विरोध किया। जबरदस्त विरोध। ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ और देखते देखते 50 से ज्यादा कैंपस में फैल गया। पुलिस एक्शन भी हुआ। ट्विटर पर #मेरिट फर्स्ट ट्रेंड कर रहा था। अरे, ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे भारत में मंडल आयोग के टाइम हुआ था। बिल्कुल वही भावनाएं, गुस्सा, हताशा, सिस्टम से मोहभंग। जब लोगों को लगता है कि व्यवस्था उनके साथ न्याय नहीं कर रही, तो सड़कों पर उतरते हैं। तो क्या कोई रास्ता है? इन स्रोतों में कुछ समाधान भी सुझाए गए हैं जटिल समस्या के? हाँ, कुछ विचार रखे गए हैं। जैसे एक सुझाव है कि आरक्षण का आधार सिर्फ जाति ना हो, बल्कि आर्थिक स्थिति को भी गंभीरता से देखा जाए। मतलब जाति के साथ साथ गरीबी को भी फिल्टर बनाया जाए। हाँ, शायद इससे जो आरक्षित वर्गों में संपन्न लोग हैं, जिन्हें क्रीमी लेयर कहते हैं, उन्हें बाहर किया जा सके, ताकि लाभ असल जरूरतमंदों तक पहुंचे। और कोई सुझाव?
एक सनसेट क्लॉज का सुझाव भी है। सनसेट क्लॉज मतलब हर 10 या 15 साल में इसकी समीक्षा हो और जिन समुदायों को लगता है कि अब आरक्षण की उतनी जरूरत नहीं रही, उन्हें धीरे धीरे इस दायरे से बाहर किया जाए। ये दिलचस्प है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर शिक्षा को मजबूत करने की बात है। सबके लिए अच्छे स्कूल्स, अच्छी पढ़ाई, अंग्रेजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, ताकि वो स्टार्टिंग लाइन ही सबके लिए बराबर हो सके। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और बेहतर डेटा, हमें पता तो चले कि आरक्षण का असल में असर हो क्या रहा है, उसकी निगरानी हो। तो मतलब मूल सोच ये है कि कोटा एक तरह का बूस्टर डोज हो। हाँ, न कि जिंदगी भर की बैसाखी बन जाए। बिल्कुल, कुछ ऐसा ही। देखिए, ये बहुत ही पेचीदा गांठ है। इसमें सामाजिक न्याय भी है, योग्यता का सवाल भी है, ऐतिहासिक अन्याय का बोझ भी है और राजनीतिक समीकरण तो हैं ही। तो आज हमने स्रोतों के जरिए आरक्षण के इस मुश्किल और बहुत भावनात्मक मुद्दे की अलग अलग परतें समझने की कोशिश की। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये इतिहास है, पहचान है, भविष्य का सवाल है। हाँ, और बांग्लादेश का जो उदाहरण है वो शायद एक चेतावनी की तरह भी देखा जा सकता है। अगर व्यवस्थाएं समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को नहीं ढालती, तो फिर उनमें दरारें पड़ती हैं, विरोध होता है। सही कहा। स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अतीत के अन्याय को कैसे ठीक करें, आज की योग्यता का सम्मान कैसे करें और सबके लिए भविष्य में समान अवसर कैसे बनाएं। इन तीनों के बीच वो सही संतुलन वो कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।